एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, आपने पिछले वीडियो में भाषा के रूप, मौखिक लिखित में अंतर और भाषा की इकाइयों का अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में भाषा के कुछ विविध रूप लेकर के आए हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है भाषा के विविध रूप। तो छात्रों, भाषा के विविध रूप में पहला रूप है मूल भाषा। उसके बाद में दूसरी है उपभाषा, विभाषा, बोली, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा। इन सभी का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल भाषा। एक बार लिख लेंगे मूल भाषा, उपभाषा, विभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मुख्यतः इन 5-6 रूपों का हम अध्ययन करेंगे कि मूल भाषा किसे कहते हैं, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, उपभाषा किसे कहते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, विभाषा किसे कहते हैं, हिंदी की कितनी विभाषाएं होती हैं, बोली किसे कहते हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, भारत में कितनी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं मानी जाती हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और भारत की राजभाषा कौन सी है। तो हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं मूल भाषा। तो छात्रों, मूल भाषा वह भाषा जो दूसरी भाषा की जननी होती है तथा अपने शब्द भंडार से उन्हें निरंतर पुष्ट तथा संवर्धित करती है, उसे मूल भाषा कहते हैं। तो मूल भाषा की परिभाषा क्या है कि वह भाषा जो दूसरी भाषा की जननी होती है तथा अपने शब्द भंडार से उन्हें निरंतर पुष्ट तथा संवर्धित करती है। संवर्धित मतलब बढ़ाती रहती है, उनके शब्दों के भंडार का विस्तार करती रहती है, उसे मूल भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, गुजराती की मूल भाषा संस्कृत।
आपसे पूछा जाए हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। गुजराती की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। तो ये आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि हिंदी, गुजराती आदि की मूल भाषा संस्कृत है, अर्थात इनकी उत्पत्ति किससे हुई, संस्कृत से। और इन भाषाओं में जो शब्द आते हैं वो संस्कृत भाषा से निकल करके आते हैं, और संस्कृत भाषा अपने शब्द भंडार से इनके शब्द भंडार को लगातार बढ़ाती रहती है। तो समझ में आ गया होगा मूल भाषा किसे कहेंगे। अब दूसरा आता है उपभाषा। भाषा का जो दूसरा रूप है वो है उपभाषा। उपभाषा शब्द उप प्लस भाषा के योग से बना है। जिसमें उप का अर्थ है निकट, अर्थात जो भाषा के सर्वाधिक निकट हो, जिसका क्षेत्र सीमित हो, वह राजनीतिक, धार्मिक, व्यावसायिक क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण भाषा बनने की क्षमता रखती है, उसे उपभाषा कहते हैं। तो छात्रों, ये उपभाषा की परिभाषा है कि उपभाषा शब्द उप प्लस भाषा के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है निकट, अर्थात जो भाषा के सर्वाधिक निकट हो, जिसका क्षेत्र सीमित हो, वह राजनीतिक, धार्मिक, व्यावसायिक क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण, विस्तृत मतलब फैली हुई होने के कारण भाषा बनने की क्षमता रखती है, भाषा बनने की योग्यता रखती है, उसे उपभाषा कहते हैं। इसके संदर्भ में दो बातें हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो छात्रों, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि उपभाषा किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिखेंगे
कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी की कितनी भाषाएं हैं, तो आपका जवाब होगा हिंदी की 5 भाषाएं हैं। नाम आपसे पूछे तो आप 5 भाषाओं के नाम बता सकते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। अब भाषा का जो तीसरा रूप है वो है विभाषा। विभाषा, तो छात्रों विभाषा किसे कहेंगे, साथ साथ आप लिखते भी जाएंगे। विभाषा का अर्थ है विशिष्ट भाषा। जब कई भाषा या बोलियां समाज के लोगों पर विशिष्ट प्रभाव छोड़ती है, तब वह भाषा या बोली न रहकर विशिष्ट भाषा बन जाती है। उसे विभाषा कहते हैं। देखिए छोटा प्रश्न बनता है, हिंदी की 5 विभाषाएं हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो छात्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विभाषा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि विभाषा का अर्थ है विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा जब कई भाषा या बोलियां समाज के लोगों पर विशिष्ट प्रभाव छोड़ती हैं, तब वह भाषा या बोली न रहकर विशिष्ट भाषा बन जाती है। उसे विभाषा कहते हैं। कहने का मतलब है कि विभाषा का मतलब होता है विशिष्ट भाषा। जब कई बोलियां और कई भाषाएं समाज के लोगों के ऊपर विशेष प्रकार का प्रभाव स्थापित कर देती है या विशेष प्रकार का प्रभाव छोड़ देती है, तब वो बोलियां भाषा में रहकर विशिष्ट भाषा बन जाती है और उसे क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। हिंदी की 5 विभाषाएं हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 ब्रज, नंबर 3 अवधी, नंबर 4 भोजपुरी और नंबर 5 मैथिली। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी की कितनी विभाषाएं हैं, नाम लिखो। तो आपका जवाब क्या होगा, हिंदी की 5 विभाषाएं हैं। आप इसका नाम बता देंगे। अब भाषा का जो अगला रूप है वो है बोली।
बोली। तो छात्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बोली किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, या देश के विभिन्न भागों में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। छात्रों आपसे पूछा जाए बोली किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अथवा देश के विभिन्न भागों में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। मतलब जो भाषा है हिंदी भाषा, उसका जो क्षेत्र विशेष में उसका जो विकृत रूप होता है वो क्या कहलाता है, बोली। आगे जब हम अध्ययन करेंगे हिंदी की उपभाषाएं, तो उसमें हम अध्ययन करेंगे कि हिंदी उपभाषा की 5 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं की 22 बोलियां हैं। तो वो बाद में जब उपभाषा टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उसका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी बोलियां होती हैं। फिर भाषा के अन्य रूपों में एक रूप और आता है, राष्ट्रभाषा, और दूसरा है राजभाषा। तो छात्रों कई बार आप लोग समझ नहीं पाते कि राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है। तो आज हम इस बिंदु के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो आप उसकी परिभाषा लिखेंगे, वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तथा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। छात्रों ये राष्ट्रभाषा की परिभाषा है कि वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तथा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो छात्रों आपको पता होगा कि हमारे देश में 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषा मानी गई है। हमारे देश में 22 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा माना गया है और प्राय राष्ट्रभाषा ही किसी देश की
राजभाषा होती है। तो छात्रों, इन 22 भाषाओं में नाम मैं आपको बताता हूँ कि जैसे असमिया है, उड़िया है, नेपाली है, मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, उसके बाद में डोगरी है, बोडो है, संथाली है, मलयालम है, आदि भाषाएं हमारे देश के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं और इन भाषाओं को राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत में 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं माने जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे कुछ एक भाषाओं के नाम, जैसे असमिया, उड़िया, नेपाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, संथाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, सिंधी, कश्मीरी आदि। आप उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि ये भाषाएं हैं, ये राष्ट्रभाषा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में अगर आप पूरी लिखना चाहें तो लिख लेंगे तेलुगु, तमिल आदि। अब दूसरा हमारा अगला जो टॉपिक है वो है राजभाषा। तो छात्रों, राजभाषा किसे कहेंगे? पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी राज्य या देश, किसी राज्य या देश की भाषा जो किसी राज्य या देश की भाषा जो सरकारी परियोजनाओं में काम आती है उसे राजभाषा कहते हैं। ये छात्रों, राजभाषा की परिभाषा है कि किसी राज्य या देश की वह भाषा, किसी राज्य या देश की वह भाषा जो सरकारी परियोजनाओं में काम आती है उसे राजभाषा कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी राज्य या देश की वह भाषा जो सरकारी परियोजनाओं में प्रयोग आती है या राजकीय परियोजनाओं में, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राजकीय परियोजनाओं में काम आती है या प्रयोग में आती है।
प्रयोग में आती है उसे राजभाषा कहते हैं। तो छात्रों, राजभाषा की परिभाषा क्या होगी? किसी राज्य या देश की वह भाषा जो राजकीय प्रयोजनों का मतलब होता है उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयोग में आती है या काम में आती है, उसे राजभाषा कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो छात्रों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि संविधान सभा ने या संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान राजभाषा संबंधी प्रावधान पारित किया गया। राजभाषा संबंधी प्रावधान पारित किया गया जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुए। अनुच्छेद 343 एक में अंकित है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये छात्रों, संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक एक राजभाषा संबंधी प्रावधान पारित किया गया जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुए। अनुच्छेद 343 एक में अंकित है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या हो गई? देवनागरी। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत राजभाषा किसे कहते हैं? तो आप उसकी परिभाषा बताएंगे। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन छात्रों, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये प्रावधान पारित किया वैसे ही हमारे देश में जितने भी राज्य थे उस समय वो 3 श्रेणी में बट गए। कै श्रेणी के राज्य? ख श्रेणी के राज्य और ग श्रेणी के राज्य। ख श्रेणी और ग श्रेणी के राज्य। जैसे ये राजभाषा संबंधी प्रावधान पारित हुआ वैसे हमारे देश के राज्य 3 श्रेणियों में बांटे गए। क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य और ग श्रेणी के राज्य। इनकी शर्तें थे कि क श्रेणी के राज्यों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि राज्यों को लगभग शामिल किया गया। इनके लिए एक शर्त रख दी गई
कि ये राज्य अपने राजकीय कामकाज मतलब राजकीय कार्यालयों में जो कामकाज है वो हिंदी भाषा में करेंगे। विशेष परिस्थिति पड़ने पर ही ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके जो राजकाज है या राज के कार्यालयों में जो कामकाज है वो किस भाषा में होंगे? हिंदी भाषा में। ऐसे राज्यों को क श्रेणी के राज्यों में विभक्त किया गया। ख श्रेणी के राज्य छात्रों गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर इधर चंडीगढ़ है, पंजाब है, दमन दीव है और दादर नगर हवेली है। इन राज्यों को लगभग ख श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया। इनके लिए ये शर्त लागू की गई कि ये राज्य अपने सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी भाषा का भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे राज्यों को ख श्रेणी के राज्यों में विभक्त किया गया। फिर ग श्रेणी के राज्य क और ख श्रेणी के अलावा जितने भी बचे हुए राज्य थे उनको ग श्रेणी में विभक्त किया गया कि वे राज्य अपने कामकाज अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें, वो चाहे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें छात्रों लगभग भारत के दक्षिण भारत के कुछ एक राज्य हैं वो इसी ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वहाँ के जो राज कार्य हैं वो लगभग अंग्रेजी भाषा में ही संपन्न किए जाते हैं। तो छात्रों मैंने आपको भाषा के विविध रूप पढ़ाए। इसमें पहला मैंने आपको बताया मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत उसकी परिभाषा बताई। उसके बाद में फिर उपभाषा, उपभाषा किसे कहते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया विभाषा, हिंदी की कितनी विभाषाएं होती हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया राष्ट्रभाषा, भारत में कितनी राष्ट्रभाषाएं हैं। फिर राजभाषा, फिर भारत की राजभाषा कौन सी है। आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। कल हम नए वीडियो के साथ, नई उमंग और जोश के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।